चलिए, वेलकम बैक टू सीएमए मैराथन फास्ट ट्रैक सीरीज। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सेकेंड टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज टाइम सीरीज। आज हम हमारा थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का वैसे फर्स्ट टॉपिक है। वेटेज बहुत कम है, 5% का, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मत। इतना एक लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होगा। इस नोट की, जो मैं आपको अभी नोट प्रेजेंट करने वाला हूं, इसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस नोट में जहां पर आपको ऐसा राइट दिखेगा, ऐसा राइट किया हुआ, वो आपका एमसीक्यू का डेटा है। इसलिए जहां पर भी आप नोट में राइट देखेंगे, वो सारा एमसीक्यू। एग्जाम से पहले इसके बीच में जितने भी लाइंस वगैरह मैंने दिए हैं वगैरह सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जहां जहां पे राइट किया है और जहां पे हाईलाइट किया है, उतने वर्ड्स पढ़ो, एग्जाम के लिए चले जाओ। एमसीक्यू इस ही डेटा में कवर्ड है पूरे के पूरे। ओके, अच्छा खासा कंटेंट इसमें कवर किया गया है, कुछ भी ना छूटे इसके लिए ही ट्राई किया गया है। एक ही चीज छूटी है, वो है डायग्राम्स। वो डायग्राम्स आप अपने मॉड्यूल में से देख सकते हो। और दूसरा है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिसकी जरूरत भी नहीं थी, जिससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो वो मैंने क्लियर कट आपसे स्किप ही किया है क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। जिसमें से एमसीक्यू आ रहा है वो पूरा डेटा इसमें कवर्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आर थर्ड टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट इज बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेट्स सी। स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट हुआ गाइस, ये लैटिन वर्ड है स्टेटस से, विच मींस पॉलिटिकल स्टेट। इट इज ऑल्सो लिंक टू इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ओके, हाँ एक्सेंट आया थोड़ा, आई नो। इनिशियली स्टैटिस्टिक्स डील विद द फैक्ट रिलेटिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। पूरे देश के गाइस डेमोग्राफिक कंडीशंस, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एनीथिंग, रिमेंबर उसके साथ डील करने वाला ये वर्ड था। सो एमसीक्यू पॉइंट हमारे लिए क्या है? स्टैटिस्टिक्स वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल स्टेट। क्लियर है? एमसीक्यू क्लियर। सेकंड, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू सेंस। पहला क्या? प्लूरल, न्यूमेरिकल डेटा, एंड सिंगुलर, दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर साइंस। ठीक है, तो प्लूरल सिंगुलर दोनों भी। प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्टेड सिस्टमैटिकली। एग्जांपल, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया, या फिर नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट इन दिल्ली। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह ही लेना। ओके, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मींस द साइंस डीलिंग विथ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी में स्टैटिस्टिक्स जाता है। प्रिंसिपल बात करते हैं सिंगुलर, और न्यूमेरिकल डेटा बात करता है गाइस प्लूरल। याद रहेगा? आगे एमसीक्यू पॉइंट क्या है इसमें? स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस मतलब क्या? न्यूमेरिकल। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मतलब क्या? मेथड। ओके, डेफिनेशन प्लूरल सेंस में। सेक्रिस का डेफिनेशन क्या गया? इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, कलेक्टेड सिस्टमैटिकली फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। ये जो है ना, ये सारे जितने भी कॉमा देखे आए, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक बने आगे जाके आपके स्टैटिस्टिक्स के। हर एक चीज वो पूछा नहीं जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ऐसा डेटा है जिसको हमने एग्रीगेट किया, और जो मल्टीपल फैक्टर की वजह से इम्पैक्ट करेगा, नंबर्स में एक्सप्रेस किया गया है, कलेक्टेड सिस्टमैटिकली फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। ऐसे ही डेटा का कलेक्शन नहीं कर रहे हम। डेटा इज द न्यू फ्यूल। हाँ, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े तो हम सब लोगों को उसका प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं? पेट्रोल की जगह कल जाके गाइस डेटा ले लेगा, और वो डेटा हमारे लिए बहुत क्रूशल है। उसका कलेक्शन या प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए ही होता है, रिमेंबर दैट। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कोई एक डेटा कलेक्ट करके गए दूसरी जगह के लिए यूटिलाइज हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। सो एमसीक्यू पॉइंट क्या है? हु गेव द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? सेक्रिस्ट। नाम है भाई साहब का, इसका मीनिंग पूछने का नहीं। आगे कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे स्टैटिस्टिक्स डील विद अ ग्रुप, नॉट सिंगल फैक्ट। ठीक है, आप
सिंगल फैक्ट को गाइस कंपेयर ही नहीं कर सकते। जैसे मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट सही है, बट मार्क ऑफ वन स्टूडेंट, मुझे गाइस ट्वेल्थ में 80% मार्क गिरे, तो क्या मैं होशियार हूं या फिर नहीं? तुमने हाँ क्यों कहा? क्योंकि तुमने कोई ना कोई तुम्हें नंबर के साथ गाइस कंपेयर किया। कंपैरिजन से ही कंक्लूजन निकलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, आगे। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। एक चीज है क्या यहाँ पे? मल्टीपल चीज है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस मतलब क्या? 500 स्टूडेंट, ऐसा नहीं स्टूडेंट्स पास इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर कोई गिन नहीं, क्लियर कट नंबर चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी, डेटा शुड बी काउंटेड और एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। आप जो कोई भी डेटा केस कलेक्ट करने वाले हो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। अरे उसके सिवा आप जिस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो वही अगर गलत है तो आंसर तो गलत ही आएगा ना फिर। इसलिए उसमें कुछ ना कुछ तो एक्यूरेसी होना जरूरी है। सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, डेटा मस्ट बी कलेक्टेड साइंटिफिकली एंड नॉट रैंडमली। डेटा कलेक्ट करते टाइम साइंटिफिक मेथड्स यूज करना। प्री डिटरमाइन पर्पस विदाउट रीजन गाइस हम कुछ नहीं करते, डेटा भी कलेक्ट नहीं करेंगे। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, कंपैरिजन शुड बी पॉसिबल, एग्जांपल करंट ईयर सेल्स कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर सेल। तो ट्रेंड एनालिसिस हमने कल ही देखा, बराबर है। अदर कोरिलेशन रिग्रेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में जब देखेंगे उस टाइम भी क्या कंपैरिजन ही है। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, Croxton and Corden definition: statistics is collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. किसने definition दिया guys? Croxton and Corden. Once again guys उसका भी MCQ मैंने convert कर दिया है। ठीक है, रिमेंबर दैट करेक्ट ऑप्शन दिया खाली है, रिमेनिंग 3 का दे रहा है ये पूछने का नहीं। ओके, तो इसी डेटा के ऊपर कैसा एमसीक्यू बन सकता है, क्वेश्चन आपको फॉर्म करके दिया, करेक्ट आंसर भी आपको दे दिया है। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। पहला, डेटा कलेक्ट करो, जैसे सेंसस, सैंपलिंग, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। पहला क्या करना है? डेटा कलेक्ट। सेकेंड क्या करना है गेस? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, ये सब कुछ आपने देखा है। बैलेंस शीट आपका टैली होता है, ऐसे आपने मुझे बताया था। रिमेंबर टेबल फॉर्मेट में ही हमने डेटा को डिस्क्राइब किया है। चार्ट आपको मालूम है, ग्राफ्स आपको मालूम है मोस्टली। उस डेटा का एनालाइज करना, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमने लास्ट लेक्चर में देखा और ये सारा पार्ट अपना होने वाला है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो डेटा आपने गाइस निकाल के लाए हो उसको इंटरप्रेट करना। सो ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज इंटरप्रिटेशन। एमसीक्यू समझ में आ रहा है? आगे, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स डेटा, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऐसा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ एनालिसिस, जिस डेटा का हम एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए रहेगा स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा को कैसे हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज एंड आखिरी में इंटरप्रेट। सो यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक एक कंसेप्ट क्लियर होते चल रही है। आगे, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट में गाइस आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगा ही, इकोनॉमिक्स में भी मिला। ग्राफ है क्या? डिमांड सप्लाई, वो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट मालूम है ना सब लोगों को। सो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन स्टडीज, प्रोडक्शन स्टडीज, एक्सचेंज एंड प्राइसिंग, पब्लिक फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स या फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ये सारी जगह पे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा ही। जैसे एग्जांपल, हु सेड स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रॉज आउट ऑफ विच इकोनॉमिस्ट मेक ब्रिक्स। तो जिसकी वजह से हम कल चिल्लाए थे वही है ये अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स। कॉमर्स में कहाँ पे यूज होगा? जहां जहां गुड्स का प्रोडक्शन, मार्केट रिसर्च, फोरकास्टिंग मतलब पीपिंग इनटू द फ्यूचर, कॉस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एनालिसिस, हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल है। सो एमसीक्यू में क्या आएगा गाइस? स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन बिजनेस forecasting. Next, statistics and accounting auditing, used for financial analysis, audit sampling,
या फिर कॉस्ट एनालिसिस। एमसीक्यू, स्टैटिस्टिक्स इज वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बाकी ऑप्शन हटा दिए, खाली करेक्ट ऑप्शन रखा है। डेटा तुरंत एमसीक्यू, डेटा तुरंत एमसीक्यू। तुम्हें करना क्या है, जिधर राइट दिख रहा है आखिरी में उतना खाली पढ़ के जाना एग्जाम से पहले इस नोट में से बस। आगे, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग यूज फॉर 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग में 5 ईयर प्लान मालूम है ना आपको, तो उसमें यूज हुआ बजट प्रिपरेशन या फिर रिसोर्स एलोकेशन। वो डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग, डिकिंसन, ये इस ऑथर का नाम है गाइस, रिमेंबर। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, सो first statistical data were collected by astronomers used in studying stars and planets। तो पहले दिशा दर्शक मतलब आपका डायरेक्शन वगैरह, रादर आज भी उन लोगों का अंदाजा बहुत सही आता है। वो स्टडी हम भूल गए, बट रिमेंबर आज भी बहुत सारे लोगों के अंदाजा बहुत सही आता है। uses law of errors and least square method। So MCQ, statistics was first used extensively in astronomy, ग्रह तारे वगैरह सब कुछ गिनने में। स्टैटिस्टिक्स एंड मेट्रोलॉजी, हवामान खाता। ठीक है, सो वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल एनालिसिस, टेम्परेचर स्टडीज, इन सब में गाइस स्टैटिस्टिकल यूटिलाइजेशन है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स मेट्रोलॉजिस्ट इन फोरकास्टिंग वेदर, ये आया एमसीक्यू में। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड बायोलॉजी। सो हेरिडिटी स्टडी मालूम है ना आपको, हेरिडेटरी। तो किसी को अगर किसी के पिताजी को शुगर है तो बच्चे को भी शुगर हो रहा है, आगे भी शुगर हो रहा है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर का बीमारी है तो वो हेरिडेटरी आ जाता है। रादर ऐसे बहुत सारे डिसीजेज है जो तो उसका स्टडी। या फिर जेनेटिक्स, कुछ लोगों की फैमिली में बहुत ही हाइट बढ़ा है, कुछ का नहीं होता है, कुछ बहुत ही सफेद है, कुछ बहुत ही ब्राउन है, कोई। तो ये क्या है, दीज आर जेनेटिक्स। हाँ, सी तुम गोरे होने से तुम्हारा प्रकाश नहीं गिर रहा, और अगर तुम बहुत ज्यादा डार्क हो तो तुमसे अंधेरा नहीं फैल रहा। सी दिस इज गॉड गिफ्टेड। डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए ये चीज मत यूज करना। ओके, नॉलेज वाइज आप कर सकते हो शायद, वैसे वो करना ही गलत है, बट एनीवे। सो हु सेड द होल डॉक्ट्राइन ऑफ हेरिडिटी रेस्ट ऑन स्टैटिस्टिकल बेसिस? तो कार्ल पियर्सन, इनका भी मोस्टली आपने नाम सुना होगा। ओके, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स डेवलप रैपिडली आफ्टर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो एमसीक्यू अब क्या बन रहा है गाइस, हु सेड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लाइक नॉलेज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज? तो आर्थर लियोन बाउले, इनका भी नाम आपने शायद सुना होगा। वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च यूज इन, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च कहाँ पे यूज होगा गाइस? एक्सपेरिमेंट, सर्वेज या फिर साइंटिफिक स्टडीज में भी। हम कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? सो एमसीक्यू, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर इंडिस्पेंसिबल इन रिसर्च। याद रखिए, स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में भी ये यूज होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इसलिए हमने नहीं लिया। बराबर है, हाँ हर जगह पे यूज होता है। जूलॉजी मालूम है तेरे को? वो पौधों का। ओके, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन। एजुकेशन मालूम है क्या आपको? एवरीबडी एजुकेशन मालूम है, यहाँ पे भी यूज होता है। सो एजुकेशनल प्लानिंग, न्यू कोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजंस, सब कुछ के लिए स्टैट यूज हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, तो गाइस फोरकास्टिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, सेल का एस्टिमेशन हो, प्रोडक्शन का प्लानिंग हो, हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स कौन से फील्ड में यूज हो रहा है सब देख रहे हैं। ओके, सो एमसीक्यू क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू Barrington, the successful businessman is one whose estimates most closely approach accuracy। ठीक है, जो आगे क्या क्या होगा गाइस, फोरकास्टिंग जिसका एक्यूरेसी की कैटेगरी में चला जाता है वही सक्सेसमैन बन जाता है, सक्सेसफुल बन जाता है बिजनेसमैन। ऑब्वियस है वो। ओके, इसलिए जितने भी आप लीडर देखेंगे ना, जितने भी बिजनेसमैन बड़े बने हैं, वो सारे के सारे विजनरी थे। विजनरी मतलब क्या, वो फ्यूचर देख पाते थे आज रह के। ओके, जितने भी लोग जिन्होंने सोचा होगा कि यार कल को जाके बैटरीज विल रिप्लेस पेट्रोल डीजल, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, और जिसने छोटा मोटा प्लांट डाला होगा बैटरीज बनाने का, उसका क्या रहेगा आज फ्यूचर। समझ में आ रहा है?
तो यही चीज होती है, रिमेंबर दैट। ओके, आगे। अब एमसीक्यूज, इतना जितना पार्ट हुआ है guys, उसके ऊपर 15 एमसीक्यूज बना के दे दिया है। सो स्टैटिस्टिक इज डिराइव फ्रॉम स्टेटस। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज प्लूरल सेंस मींस न्यूमेरिकल डेटा। सिंगुलर में क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ सेक्रेस, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड systematically. Statistics should be collected for predetermined purpose. Statistics deal with aggregate of facts. Croxton and Cordin definition of statistics as collection, presentation, analysis, interpretation of data. लास्ट स्टेज क्या है गई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की? इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। स्टैटिस्टिक्स एंड हेरिडिटी आर क्लोजली एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। theory of probability contributed significantly to statistics. Statistics is indispensable in research and statistics is an important tool for business forecasting. अब तक हमने जितना देखा उसके ऊपर गाइस 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लियर है? देखिए एक मिनट। No, brother. Cute. यस, क्लियर है एवरीवन? तो जितना भी हमने अब तक टॉपिक देखा उसका रैपिड रिवीजन हो गया इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस। ओके, लेट्स सी। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। उसको कंपैरिजन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। एक एलिमेंट के साथ ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास के 100 रुपए, अब क्या करूं मैं इसका? नहीं, इसके पास 200 है तो कंपैरिजन होगा। समझ में आ रहा है सबको? मल्टीपल। सो स्टैटिस्टिक स्टडीज ग्रुप्स और एग्रीगेट नॉट इंडिविजुअल केसेस। इट कैनॉट रिवील द कंप्लीट पिक्चर ऑफ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट। सो एमसीक्यू पॉइंट क्या है इसमें? स्टैटिस्टिक्स डील विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नॉट इंडिविजुअल केसेस। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विथ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटी का उसको कुछ लेना देना नहीं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कैसे गिनेंगे हम? इंटेलिजेंस कैसे गिनेंगे तुम एग्जाम लेके? बट वंस अगेन उसके मार्क इस परसेंटेज ना, नंबर में आ ही गए ना। सो क्वालिटेटिव डेटा का इसका इधर कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ओके, क्वांटिटी का काम आता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कैन स्टडी ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स। क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, गुडविल, ब्यूटी एटसेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। सो एमसीक्यू पॉइंट क्या है? स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव नहीं। Which of the following cannot be measured directly by statistics? Honesty, goodwill, integrity, all of the above. All of the above? Very good. Statistical laws are true only on averages. On an average ये सही होता है। 100% accuracy यहाँ पे possible है नहीं. So statistical conclusions apply to groups and averages. They may not be true for every individual. हर एक individual के लिए possible नहीं है. Statistical laws are generally true on averages. MCQ. स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक डेटा इसमें कवर्ड नहीं हो सकता। सो स्टैटिस्टिक्स ओनली प्रोवाइड फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर ड्रॉइंग कंक्लूजन। कोई भी कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है उसके पहले आपको प्रॉपर पिक्चर मालूम होना जरूरी है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा डेटा अगर आपको चाहिए, स्टैटिस्टिक्स वो रिवील नहीं करता, लिमिटेशन है। सो स्टैटिस्टिक प्रोवाइड अ टूल फॉर एनालिसिस नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। खाली टूल है, कंप्लीट सोल्यूशन है क्या ये? बिल्कुल भी नहीं। स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स ऐसा हथियार है गाइस कि जो कहीं पर भी यूटिलाइज किया जा सकता है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कैन लीड टू रॉन्ग कंक्लूजंस। स्टैटिस्टिक्स इज अनट्रेन इन अनट्रेन हैंड्स कैन बी डेंजरस। जिसको स्टैट यूज करना आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो उसी डेटा को बर्बाद करके यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि उससे आने वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग ही रहने वाला है। ओके, एमसीक्यू पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स कैन बी
misused. Statistical data should be uniform and homogeneous. Data used for comparison should be similar in nature. Heterogeneous data may produce misleading result. किसी के साइंस के 12th के मार्क और आपके कॉमर्स के 12th के मार्क, इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. डेटा इज नॉट होमोजेनियस. हालांकि 12th ही है बट फील्ड अलग अलग है ना. आगे, फॉर मीनिंगफुल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी अनइनफॉर्म एंड होमोजेनियस. ओके, एक एक पॉइंट याद रखिए, जो हुआ है वही एमसीक्यू में कन्वर्ट. आगे, स्टैटिस्टिकल टूल यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस. इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज इन इकोनॉमिक्स: collection of data, tabulation, measures of central tendency, measures of dispersion, time series, probability, index number, sampling, business forecasting, test of significance and ANOVA, and statistical quality control. अभी सैम्पलिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग या फिर ये टेस्ट वगैरह, क्वालिटी कंट्रोल, ये अपने को अभी नहीं है, बट बाकी का रिमेनिंग ऑलमोस्ट सारा हमारे टॉपिक्स ही है. क्लियर है एवरीवन? दिस इज सो क्रूशियल. सो एमसीक्यू पॉइंट, विच इज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टूल? इंडेक्स नंबर, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, टाइम सीरीज, सब कुछ. मीनिंग, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर एनालिसिस. रॉ डेटा इज डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग. डेटा मतलब क्या गया? रॉ डेटा जो मैंने सबसे कलेक्ट किया, उसको बाद में प्रोसेस करना पड़ता है. मैंने सबके मार्क इकट्ठा कर लिया है, बाद में मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ. कितने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स में भी कौन कौन से कंडीशन में कितने मार्क लेके आए, ये और स्पेसिफिकेशन कैटेगरी में चला जाता है. ओके, सो एमसीक्यू पॉइंट, डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म क्या बोलते हैं उसे? रॉ डेटा कहा जाएगा. इसमें टाइप कौन सा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा मतलब क्या? तो जो फर्स्ट हैंड है, हमने खुद ने, सो डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, उसको प्राइमरी बोला जाएगा. सेकेंडरी, किसी और ने डेटा कलेक्ट किया था, आपने उससे परचेस कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा गाइस? सेकेंडरी डेटा बन जाएगा. किसी और ने कलेक्ट किया और डेटा आप ले रहे हो, सेकेंडरी. आप खुद ही डेटा ले रहे हो, प्राइमरी. नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा: डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन. हम खुद जाके गाइस ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. अभी कैसा है, हम डायरेक्टली, मैं जाके डायरेक्टली इससे पूछ रहा हूँ और इससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, बट अब इसके बारे में हर बार सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ना. इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके दोस्त को पूछता हूँ कि क्या भाई ये पूड़ी खा रहा है क्या? ये तो नहीं बोले, नहीं ना भाई. ओके, अब तू बोल. क्लियर है एवरीवन? तो बहुत बार ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि जो पर्टिकुलर पर्सन ना दे, तो हम थर्ड पार्टी से पूछ सकते हैं. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट्स, एजेंट्स एंड करस्पॉन्डेंट कलेक्ट डेटा. आपके बिहाफ पे एजेंट जाके वहां पे डेटा कलेक्ट करेगा. क्वेश्चन आयर मेथड, तो आपको गाइस डेटा क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपने सॉल्व करके दे देना, आपसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट, एन्यूमरेटर्स डेटा. एन्यूमरेटर मतलब कौन होता है? जो वहां पे जाके काउंटिंग करेगा. अब आपके घर में सेंसस करने के लिए लोग आएंगे ना, दे ऑल आर एन्यूमरेटर्स. नेक्स्ट, एमसीक्यू पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन सेंसस इज जनरली कंडक्टेड थ्रू एन्यूमरेटर्स. कल ये घटना घटी ना, वो किसी जगह पे, अब ये जो काम है ना, ये सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाता है किस, सेंसस करना, या फिर अभी आपके किसी के पेरेंट्स वगैरह कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, तो आपको ये मालूम है कि उनको अभी ड्यूटी लग जाएगा. बाकी लोगों को मई महीने में छुट्टी है, बट इन लोगों को सेंसस करने के लिए गाँव गाँव. तो एक लेडी किसी गांव में गई, वो टेरिटरी डिफाइन करके देते हैं. वहां से मैम, मतलब जा रहे थे कि आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, शी इज नो मोर. तो गवर्नमेंट का ड्यूटी था और उनके लिए वो गए थे. तो क्या, एनीवे, अब देखिए, हाँ मिलेगा मैडम, बट अपन अभी आ जाते इधर. सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, लेट्स सी. न्यूज़पेपर या फिर पीरियडिकल्स, ट्रेड एसोसिएशन पब्लिकेशंस, या फिर रिसर्च पेपर इन यूनिवर्सिटीज, इनके पास जो डेटा है ना, वो हम अगर उनसे ले रहे हैं, सेकेंडरी है, याद रखो. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सीजीएसजी ने अगर कुछ डेटा पब्लिश किया है तो वो भी. फॉरेन गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अगर कुछ डेटा पब्लिश किया, हमने वो लिया, तो वो सेकेंडरी. कलेक्ट किसी और ने किया, हम उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा. क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सो क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. जो चीजें उनमें कॉमन में, उसके हिसाब से डेटा को गाइस क्या करना है? सेग्रीगेट कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना.
तो सेक्रिस का डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। समझा? 1000 बच्चे हैं यहाँ पे, मैंने क्या किया, 3 स्ट्रीम के, साइंस आर्ट्स, तो साइंस वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग, आर्ट्स वाले अलग, उसमें भी बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, क्लासीफाई कर रहा हूँ डेटा को। ओके, आगे एमसीक्यू पॉइंट, क्लासिफिकेशन मींस अरेंजिंग डेटा इनटू ग्रुप्स जिसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। रिक्विजाइट गुड क्लासिफिकेशन के, तो गाइस पहला डेटा एग्जॉस्टिव होना चाहिए, मतलब कंप्लीट, अनएम्बिगियस मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग अलग चाहिए, स्टेबल डेटा चाहिए मतलब क्या, उसमें वोलेटिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो चेंजेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, होमोजेनियस मतलब क्या, एक सरी का एक सेम टाइप डेटा होना चाहिए, रिवीलिंग जो फैक्ट हमें चाहिए वो उसने रिवील करना चाहिए, रिलायबल जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं ऐसा डेटा होना चाहिए, एडिक्वेट मतलब कंप्लीट डेटा होना चाहिए। सो एमसीक्यू अब क्या बनेगा, अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव, ये आता है हाँ? क्या करेंगे, 3 गलत देंगे 1 सही देंगे, या फिर गलत वाला, 3 सही देंगे 1 गलत, या फिर 3 सही एंड ऑल ऑफ द अबव। तो समझ में आना चाहिए आपको। एडवांटेज क्या है क्लासिफिकेशन के, condenses large data, facilitate comparison, help study relationship and facilitate statistical analysis। पूरे लार्ज डेटा को कोई कंडेंस छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपेयर करना पॉसिबल है। नेक्स्ट हेल्प्स स्टडी रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स मतलब क्या है यहाँ पे, तो मल्टीपल डेटा इंक्रीज है कि डिक्रीज है, ये क्लियर है? तो यही पॉइंट से आप स्टैटिस्टिक पढ़ना चालू करेंगे। नेक्स्ट फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सो आपको एनालाइज करना है, आप ये जो जितने भी स्टैट या फिर मैथ्स में स्टडी कर रहे हो टॉपिक्स, वो सारे के सारे इसीलिए कर रहे हो ताकि उससे कुछ ना कुछ तो भी कंक्लूड कर पाओ। एमसीक्यू पॉइंट, क्लासिफिकेशन हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ डेटा एंड फर्दर स्टैटिस्टिकल, कंपेयर भी करना पॉसिबल है और फर्दर एनालिसिस के लिए भी ये बहुत बेटर है। क्लासिफिकेशन के टाइप, पहला क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पैशियल एंड क्वालिटेटिव। अब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने, 4, ये एमसीक्यू में आता है। ओके, हर एक चीज आप ये देखिएगा। पहला क्वांटिटेटिव, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, एग्जांपल हाइट, वेट, मार्क्स, इनकम वगैरह। सो एमसीक्यू के लिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टेम्पोरल, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम। तो 2010 में ये डेटा इतना था, 15 में इतना हो गया, 20 में इतना, 25 में इतना, तो 30 में कितना, ये सब कुछ क्या है, टेम्पोरल। नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईयर्स, क्या रहेगा ये, टेम्पोरल। वैसे स्पैशल, दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस और जियोग्राफिकल एरिया, मालूम है ना, एरिया एरिया वाइज। तो मुझे बताइए, मैं सपोज मुंबई या फिर पुणे चला गया या फिर बैंगलोर चला गया, हैदराबाद या फिर नोएडा चला गया, मुझे इस सिटी में ज्यादा खर्चा है या फिर इन सिटीज में ज्यादा खर्चा है, बराबर है? तो अगर मैं यहाँ पर 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ और वहां पे 12 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे सुखी रहूंगा? यहाँ पे क्यों ऐसा बोल रहे guys? क्योंकि सर सीधा इकोनॉमिक्स है, वहां पे जाके आप 12 लाख तो एडिशनल 2 लाख मिले, वो 2 लाख में वहां पे रहना खाना पीना नहीं होगा, उससे बेटर यहाँ पे, तो यहाँ का 10 लाख वहां से 12 लाख से ज्यादा बड़ा है, ये हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आगे, सो स्टेट वाइज पॉपुलेशन या फिर कंट्री वाइज एक्सपोर्ट्स, ये सारा इसी में आएगा। स्टेट वाइज पॉपुलेशन डेटा रिप्रेजेंट स्पेशल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज, नॉट मेजरेबल न्यूमेरिकली। एग्जाम्पल रिलीजन, नंबर वाइज हम काउंट नहीं कर सकते, हाँ इस रिलीजन के कितने लोग, तो नंबर आ जाता, रिलीजन को कैसे काउंट करेंगे? मैरिडल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, क्लियर है एवरीवन? लिटरेसी, लिटरेट इलिटरेट, क्लियर है एवरीवन? जेंडर, क्लियर है, मेल फीमेल अदर्स, क्लियर एवरीबॉडी? आ गया। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं। एमसीक्यू समझ में आ रहा है? आगे, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन सिंपल टू फोल्ड, डिकोटोमस क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन ओनली वन एट्रीब्यूट, डिवाइड्स डेटा इनटू 2 ग्रुप्स, एग्जांपल मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, मैरिड अनमैरिड वगैरह। सो मेल फीमेल क्लासिफिकेशन इज टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, टू फोल्ड जिसमें 2 साइड। अनदर नेम ऑफ टू फोल्ड क्लासिफिकेशन इज
डिकोटॉमस क्लासिफिकेशन याद रखना, ओके। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर देन वन एट्रीब्यूट, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है। सो मेल फीमेल, उसमें अगर हमने देखा एज वाइज तो मोर देन 50 एज, लोअर देन 50, समझा, तो ऐसा क्लासिफिकेशन। सो मेल ग्रेजुएट, फीमेल ग्रेजुएट, मेल पोस्ट ग्रेजुएट, फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारा। सो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन एट्रीब्यूट, उसको क्या हम बोलेंगे, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ओके। हमें क्या याद रखना है एग्जाम से पहले, जिधर टिक उतना रीड कर and चले जा, उतने ही सारे एमसीक्यूज है, ओके। एट द एंड वैसे मैंने 50 एमसीक्यूज भी इसके दे दिए, ठीक है। अपने मॉड्यूल में 15-20 ही है कुछ तो इसमें आपको 50 मिल जाएंगे, ये पूरे नोट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आगे, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो क्या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तीन तरीके हैं। टेक्स्ट थ्रू पैराग्राफ वाइज आता है, नेक्स्ट टेबल थ्रू आपने बैलेंस शीट बनाया, नेक्स्ट डायग्रामेटिक मतलब क्या, आपके ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह सब कुछ, ओके। रादर हमने लॉ के लेक्चर में भी देखा कि मैंने पूरा समरी एक डायग्राम में बना के दे दिया था आपको, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था वो, ठीक है। सो मेन मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। नेक्स्ट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मतलब क्या, डेटा प्रेजेंट थ्रू पैराग्राफ या फिर रिटर्न स्टेटमेंट, एग्जाम्पल रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग कॉलेज स्टूडेंट इन वर्ड्स। मेरिट क्या है इसके, समझने के लिए आसान है, सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा एंड इजी फॉर लेमन। लेमन मतलब कौन, ऐसा बंदा जिसको ज्यादा डिटेलिंग वगैरह नहीं समझती। डिमेरिट क्या है, लार्ज डेटा के लिए कुछ भी काम का नहीं है, और कंपैरिजन इसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर डेटा पैराग्राफ में है तो। एमसीक्यू पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू पैराग्राफ इज कॉल्ड टेक्सचुअल। वैसे मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर स्मॉल डेटा कौन सा है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ही, याद रहेगा। चलो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ individual item. Statistics deal only with quantitative data. Statistics laws are true on averages. Statistics can be misused. Original unprocessed data को क्या बोलेंगे हम, raw data. Data collected first hand, primary. किसी और का कलेक्ट किया हुआ, secondary. Census generally enumerators, गिनती करने वाले लोग। Next, classification means arranging data into groups जिसमें कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक सेम है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने हैं, याद है ना, अभी हमने देखे थे पक्का, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है, स्पेशल, और स्पेशलिस्ट जियोग्राफिकल ना, और एक कौन सा तो भी रह गया अभी, ओके। बट आपको याद है ना, चार, ओके। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस, स्पेशल, हाँ टेम्पोरल रह गया था अपना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटीज, क्वालिटेटिव। एंड नेक्स्ट, मेल या फिर फीमेल क्लासिफिकेशन, टू फोल्ड, डेटा प्रेजेंटेशन थ्रू पैराग्राफ, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्लियर है। फास्ट ट्रैक रिवीजन, टैबुलेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, व्हाई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रेफर्ड। टेक्स्ट को क्यों प्रेफरेंस नहीं दिया जाता गेस, क्योंकि बहुत बार डेटा कंपेयर करने में बहुत दिक्कत आ जाती। तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस था, दैट इज आधा अधूरा बक्सा, और उसके नीचे सारे एडजस्टमेंट वाज ऑलमोस्ट पैराग्राफ ओनली, वो खाली नंबर में देते थे ताकि उसमें आप डिफ्रेंसिएशन कर पाओ। बट क्या उससे आप पूरा का पूरा कंपैरिजन करके बता पा रहे थे क्या, कि टोटल बताओ कितने के एसेट्स है आपके पास। तो हम क्या करते थे, वहां से डेटा को टेबल में पुट करते थे, और फिर अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनता था, वहां से बैलेंसिंग फिगर घूमता था, तब जाके अपना वो टैली होता था। और उसका इस्तेमाल आगे जाके आप जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करेंगे, रेशियो एनालिसिस नाम का एक टॉपिक है आपको, तो उस रेशियो से आप उस कंपनी का रिजल्ट, रादर उस कंपनी का परफॉर्मेंस बता पाएंगे। ये बहुत क्रूशियल चीज है ये। तो हमने क्या किया, पैराग्राफ वाले डेटा को खाली पुट किया, आप वही तो करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रीज, वो एक डेटा, उसका एंट्री क्या होता था गेस, वो एंट्री हम टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और सब कुछ डेटा रिकॉर्डिंग सही है कि नहीं वो चेक करते थे, दैट्स इट। इसलिए टैबुलर गेस डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज सिंपल, स्टैटिस्टिकली, sorry, statisticians generally do not prefer it because it is dull and monotonous. Comparison between observation is difficult, not suitable for large data.
बहुत बड़ा डेटा है तो गाइस टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन किसी काम का नहीं, नॉट सूटेबल फॉर मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा चीजें क्लासिफाई करने के लिए है, उसके लिए तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, विच प्रेजेंटेशन मेथड इज कंसिडर्ड डल एंड मोनोटोनस, टेक्सचुअल, कंपैरिजन ऑफ डेटा इज डिफिकल्ट इन टेक्सचुअल फॉर्मेट, ओके। अब टैबुलर में क्या है मीनिंग में, पूरे डेटा को गए टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। सो टैबुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल वही होता है ना, रोज रहते और कॉलम्स रहते, बराबर है, धन्यवाद, कॉलम्स रहते और रोज रहते, क्लियर है क्या, इसलिए अपने को रोज नहीं मिल रहा, अरे रोज रोज रोज। एनीवे, डेफिनेशन बेटा, tabulation is the logical and systematic arrangement of statistical data in rows and columns. So column wise या फिर रो वाइज पूरे डेटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना इज टैबुलेशन। सेकेंड का डेफिनेशन क्या है, टेबल आर अ मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन परमानेंट फॉर्म द एनालिसिस मेड थ्रू क्लासिफिकेशन। बाउले का डेफिनेशन, tabulation is the intermediate process between the collection of data and final interpretation। डेटा कलेक्शन फाइनल इंटरप्रिटेशन के बीच की स्टेज है बोले टैबुलेशन। एमसीक्यू, टैबुलेशन मींस अरेंजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। हु डिफाइन टैबुलेशन एज मींस ऑफ रिकॉर्डिंग एनालिसिस परमानेंट फॉर्म, सेक्रेस्ट। हु कॉल्ड टैबुलेशन एन इंटरमीडिएट प्रोसेस बिटवीन कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, तो गाइस आर्थर लियोन बॉले, पूरा नाम है पता क्या उसका, हाँ वेरी गुड बेटा। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, पहला कंडेंसेस लार्ज डेटा, उसका भी था, बराबर है, बहुत बड़े डेटा को हम छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान, सेव स्पेस, जगह बचती है, फैसिलिटेट कंपैरिजन, तो गाइस कंपैरिजन एकदम आसान हो जाता है। हेल्प स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेक्स इंटरप्रिटेशन इजियर, इंटरप्रेट करना है तो वो भी आसान बन जाता है। मेन पर्पज ऑफ टैबुलेशन इज टू कंडेंस एंड सिंप्लीफाई डेटा, डेटा बहुत बड़ा है उसको छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, तुम देखो ना यार बहुत ह्यूज डेटा, मतलब लिटरली सिंगल एंट्री, उससे डबल एंट्री, उससे सारे एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बैलेंस शीट है, उधर के पूरे डेटा को एक बैलेंस शीट में तुम ठूस देते हो 2 पेजेस के। इतना बड़ा डेटा गैस एक छोटे से 2 पेजेस वाले कैटेगरी में चला जाता है, टैबुलेशन का वही पावर है। सो मेन पर्पस क्या है, कंडेंस एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। टैबुलेशन क्यों किया जाता है गैस, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल करने, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है क्लियर कट समझने में, इकोनॉमीज ऑफ स्पेस मतलब क्या, जगह बचाता है गैस, फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपेयर करना पॉसिबल हो जाता है इससे, शो ट्रेंड एंड पैटर्न्स, ट्रेंड एनालिसिस पैटर्न इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, रेफरेंस फॉर फ्यूचर स्टडीज, आगे स्टडीज के लिए भी ये आराम से रेफरेंस बोल के यूज होता है, फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डिटेक्ट एरर एंड ओमिशंस, मालूम है ना टेबल में बैठने के बाद ही आपको समझता है कि अरे यार एक आधी एंट्री रहेगी, इसलिए हम बचपन से क्या कर रहे थे, अपना एसेट साइड स्ट्रांग था तो एसेट साइड का टोटल मारते थे, फिर लाइबिलिटी उसमें से लेस करते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन में ढूंढते थे किधर मिल रहा है क्या, बराबर है, ऐसा आपने प्रॉब्लम टाली है, वेरी गुड। और अगर अपना प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा है किसी जगह पे, तो जो एसिड का टोटल आ रहा है वही इधर छाप के अपना टैली हो जाता था, बाकी सस्पेंस अकाउंट। चलो, सो क्लैरिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, ये सब कुछ गाइस पॉसिबल है टैबुलेशन थ्रू। सो एमसीक्यू, टैबुलेशन हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर या फिर ओमिशन। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैबुलेशन इज इकोनॉमीज ऑफ स्पेस। ऑल ओके एवरीवन। नेक्स्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, पहला टेबल नंबर, पूरे के पूरे बक्से को गाइस नंबर होना बहुत जरूरी है, हर एक टेबल को नंबर देना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पर्पस ऑफ द टेबल नंबर इज आइडेंटिफिकेशन। टाइटल, खाली नंबर देके काम नहीं होगा, उस टेबल के ऊपर गाइस टाइटल भी होना चाहिए ताकि समझे कि ये टेबल किसका है, समझा, तो नाम। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, द टाइटल ऑफ द टेबल शुड बी क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्लियर कट होना चाहिए और वो नाम पढ़ा तो भी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट डेट, तो एटलीस्ट इधर तो भी तारीख होना बहुत जरूरी है कि टेबल कब बना, क्लियर है, क्यों स्माइल कर रहे सब लोग, क्या मानो, डेट इन टेबल इंडिकेट्स टाइम पीरियड ऑफ डेटा, ये डेटा कब बना था। स्टब दैट इज रो हेडिंग, रोज उसकी हेडिंग,
इसको स्टब बोलते हैं। एमसीक्यू, रो हेडिंग आर कॉल्ड स्टब्स। कैप्शन मतलब क्या, कॉलम हेडिंग, तो कॉलम हेडिंग आर कॉल्ड कैप्शन। बॉडी ऑफ द टेबल मतलब क्या, रिमेनिंग डेटा भर देना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेबल मतलब क्या होता है, उसको बॉडी बोलते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आपको मालूम है ना कि डेटा इन केजीज, रुपीज, ठीक है, तो ये सब कुछ आपने लिखना बहुत जरूरी है। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडिकेट्स यूनिट यूज्ड इन द टेबल। तो डेटा जो टेबल है उसमें तो खाली नंबर रहेंगे ना, वो नंबर केजीज में है, रुपीज में है, क्या है, ये सब कुछ यूनिट ऑफ मेजर में आ जाता है। नेक्स्ट, सोर्स नोट शो द सोर्स फ्रॉम विच द डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो सोर्स नोट पूरे टेबल के आखिरी में आती है, और ये पूरा का पूरा डेटा हमने कलेक्ट कहाँ से किया ये उसमें लिखा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट, सोर्स नोट इंडिकेट्स ओरिजिन ऑफ डेटा। फुटनोट gives a additional explanation written at the bottom of the table। वो contingent liability थी क्या, तो अपन फुटनोट में लिख देते थे वो, रिमेंबर दैट। एमसीक्यू पॉइंट, एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन टेबल आर गिवन थ्रू फुटनोट। तो गाइस ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये पढ़ो भी मत, ये कुछ जरूरी है नहीं इतना, मैंने दे तो दिया बट ठीक। एमसीक्यू पॉइंट, विच मेथड फैसिलिटेट कंपैरिजन, टैबुलर बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, विच मेथड इज नेसेसरी फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टैबुलर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जनरली रिक्वायर टैबुलेशन। तो टेक्सचुअल से टैबुलर और टैबुलर से डायग्रामेटिक, ऐसा वो सीक्वेंस है, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चलो। टैबुलेशन मींस अरेंजिंग डेटा इन रो एंड कॉलम्स। Who defined tabulation as recording analysis in permanent form checklist? Row heading are called stubs, column heading को क्या बोलेंगे, caption। Most important part of the table, body। Table number identification के लिए। Source note, source of the data। Footnote are used for additional explanation। Main objective of the tabulation, simplification of it। Tabulation helps in comparison। Tabulation helps in detecting error या फिर omission। Which presentation method is preferred by statistician? ऑब्वियसली गाइस टैबुलर मेथड यूज करते हैं, कोई टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं करता है। कंपैरिजन कहाँ पे इजी होगा, टैबुलर में। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स टैबुलेशन, एंड कॉलम हेडिंग इज नोन एज कैप्शन। क्लियर एवरीवन? ये अपना फोर्थ पॉइंट, मतलब ये फोर्थ टॉपिक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। यस, अब जो इसमें चालू होगा वो है डायग्रामेटिक। हाँ, यहां से आगे एक दो पार्ट है, और वो छोटे छोटे हैं। क्लियर है? तो रिमेंबर दैट, ये थ्योरी जितना भी थ्रो हो रहा है उतना अगर आपने एक बार कर लिया है तो उसके बाद इसको करने की जरूरत है नहीं। और मैं ये वहीं पर इन डेप्थ में जा रहा हूं जहां पर जरूरत है। रिमेंबर, हर पार्ट के बाद तुरंत एमसीक्यू भी दे ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, चलिए, अपना हो गया है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है, वापस इसी को रिवीजन बोलते हैं। ओके, लेट्स सी 4.1, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, फास्ट है बेटा, अपने से तो होना नहीं। चलो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मीनिंग ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो पूरे डेटा को डायग्राम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, चाहे वो ग्राफ्स हो या फिर कैसे भी। सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू चार्ट्स, डायग्राम, पिक्चर्स वगैरह, ये तो हमें मालूम है। इट इज मोर अट्रैक्टिव एंड इजियर टू अंडरस्टैंड देन टेक्सचुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, टेक्स्ट या फिर टेबल से गैस डायग्राम कभी भी बेटर है। यूजफुल फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। तो शिक्षित एंड अशिक्षित दोनों लोगों को गाइस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझता। इसीलिए क्रिकेट में जब भी कभी मैच चालू हो तो वो ऐसा ग्राफ दिखाता है, एक टीम दूसरा, हम स्कोर भी नहीं जानते कुछ भी नहीं, बट वो कलर से, उनके जर्सी का कलर रहता है उसको भी, उससे अपने को पता चलता है कौन सी टीम यहाँ तक जीत रही है और कौन सी टीम नहीं। ग्राफ हेल्प्स आइडेंटिफाई हिडन ट्रेंड्स एंड पैटर्न क्विकली। सो अगर कोई हिडन ट्रेंड है या फिर पैटर्न है उसमें, तो भी अपन आराम से वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाया डायग्राम। रिमेंबर, नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट क्या है, विच मेथड इज इजीएस्ट फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। अब आपके पास तीन मेथड है ना, एक टेक्सचुअल, एक टैबुलर और एक डायग्राम। तो तीनों में से कौन सा आसान है सबसे, डायग्राम हमेशा। हिडन ट्रेंड्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड थ्रू, डायग्रामेटिक चालू है तो वही आंसर होता है बेटा। ओके, आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन।
विच मेथड इज लेस एक्यूरेट देन टैबुलेशन? टेक्सचुअल में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, टैबुलेशन में स्लाइड ओमिशन या फिर एरर वगैरह सब कुछ आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं या फिर हो भी सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। ओके, हमने ग्राफ में देखा था ना, वो सेंटीमीटर मतलब 1 लाख, तो 1 मिलीमीटर भी बढ़ गया तो आपका अंदाजा गलत हो रहा है ग्राफ में। ग्राफ पेपर याद है, वो ग्रीन कलर का ऐसे छोटे छोटे बक्से होते थे, वही बात। विच मेथड इज लेस एक्यूरेट देन टैबुलेशन? डायग्रामेटिक। टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, लाइन चार्ट, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। ठीक है, ये अगर डायग्राम्स आपको देखने हैं, आपके मॉड्यूल में अच्छी तरीके से दे दिए, आपको एग्जाम में डायग्राम दे के वो पूछेगा नहीं कि बताए डायग्राम कौन सी है, तो इसके टाइप याद रखो, इतना अपने काम का है। एमसीक्यू पॉइंट, मेन टाइप्स ऑफ डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। पाई डायग्राम मालूम है ना, सर्कुलर वाला, इसको एंगुलर भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका। लाइन चार्ट, दैट इज लाइन डायग्राम यूज्ड टू शो चेंज ओवर टाइम्स। Time is shown on x-axis and variable values are shown on y-axis. Points are plotted and joined by lines. मालूम है ना आपको, x-axis and y-axis, उसके अंदर वो पॉइंट्स प्लॉट करके फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट्स इट। यूजेस, प्रोडक्शन ट्रेंड्स, सेल ट्रेंड्स या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ गाइस इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। इन अ लाइन चार्ट, टाइम इज यूजुअली शोन ऑन, टाइम कहाँ पे रहेगा, ईयर्स, एक्स एक्सिस में, और वेरिएबल कहाँ पे रहेंगे गेस, वाई एक्सिस पे। लाइन चार्ट आर मेनली यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम्स। नेक्स्ट, बार डायग्राम, तो मालूम है ना आपको, बार डायग्राम, डेटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू रेक्टेंगुलर बार्स, हाइट और लेंथ ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू रिप्रेजेंटेड। बार्स में भी वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ये बार्स हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ करते हैं कुछ डायग्राम्स में। फीचर, यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ बार, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द बार्स एंड सूटेबल फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन इससे एकदम आसान हो जाता है अगर हमने बार डायग्राम निकाला तो। सो बार डायग्राम आर मेनली यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ डेटा। इन अ बार डायग्राम, हाइट ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू रिप्रेजेंटेड। जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा उतना ही बड़ा वो बार होते जाता है ना, वही। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, तो इसमें सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल दैट इज ग्रुप बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, परसेंटेज सब डिवाइडेड, सब डिवाइड तो करते हैं बट उसमें परसेंटेज में डेटा में कन्वर्ट करके फिरते हैं। नेक्स्ट, डेविएशन, दैट इज बायलैटरल बार डायग्राम एंड ब्रोकन बार डायग्राम। ओके, ये भी अगर आपको देखना है मॉड्यूल में दिया हुआ है, पहले 3 4 टाइप तो दिए हैं, बाकी के 3 आपको अगर डायग्राम देखना है गूगल 2 मिनट में कर लेना, तो आपको डायग्राम दिखेगा, बट उसका मतलब अपने को क्यों नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में नहीं आ रहा है वो। ओके, नॉलेज चाहिए गैस तो फास्ट ट्रैक मत देखना फिर मेरा। एमसीक्यू पॉइंट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बार डायग्राम 6, 6 पॉइंट है। टाइप कितना है, 6 याद रखो। सिंपल बार डायग्राम यूज टू कंपेयर वन वेरिएबल अमंग डिफरेंट आइटम्स, ओनली वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड, दैट इज सेल ऑफ 5 शॉप। तो 5 शॉप रहेंगे, उसका सेल रहेगा। वैसे ही एमसीक्यू पॉइंट, विच बार डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल, सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल दैट इज ग्रुप बार डायग्राम में क्या होगा, यूज व्हेन 2 और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स आर कंपेयर्ड, 2 या फिर उससे ज्यादा। सो बार्स आर प्लेस साइड बाय साइड, यहाँ पे क्या होगा, एक डेटा, उसके बाजू में एक, दूसरा एक, मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट, विच डायग्राम इज यूज टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड सीरीज, तो मल्टीपल बार डायग्राम। वैसे ही सब डिवाइडेड, दैट इज कंपोनेंट बार डायग्राम, उसमें क्या होगा, सिंगल बार इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट, एक ही बार ऐसे निकाला जाएगा और उसको ऐसे डिवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल, फैमिली एक्सपेंडिचर डिवाइडेड इनटू फूड, रेंट, एजुकेशन एटसेट्रा। विच डायग्राम शोज टोटल वैल्यू एंड इट्स कंपोनेंट, तो गाइस वो कंपोनेंट बार डायग्राम है। परसेंटेज सब डिवाइडेड, तो पूरे डेटा को 100 टका में कन्वर्ट करके फिर उसको परसेंटेज हिसाब से डिवाइड करके डालना पड़ता है। सो इन परसेंटेज बार डायग्राम ईच बार रिप्रेजेंट 100%। डेविएशन, दैट इज बायलैटरल बार डायग्राम यूज टू शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, जैसे प्रॉफिट और लॉस। सो विच डायग्राम इज सुटेबल फॉर शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, तो डेविएशन बार डायग्राम। कौन सा, डेविएशन। ब्रोकन बार डायग्राम यूज व्हेन वन वैल्यू इज एक्सट्रीमली लार्ज कंपेयर्ड टू अदर्स, बार इज ब्रोकन टू सेव स्पेसेस। एक आधा ही अमाउंट बहुत बड़ा है तो क्या किया जाता है, उसको मर्ज करते हैं, ऐसा फॉल्स बेसलाइन देके छोटू सा डायग्राम डिक्लेयर कर देते हैं, बीच में के वैल्यूज गायब करके। सो ब्रोकन बार्स आर यूज्ड व्हेन वन वैल्यू इज एक्सेप्शनली लार्ज। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार डायग्राम, तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या गाइस, ऐसे आड़े, वर्टिकल इज सीधा।
सो बार्स आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल बार डायग्राम में बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली. एमसीक्यू पॉइंट, व्हेन बार्स आर ड्रॉन वर्टिकली इट इज कॉल्ड वर्टिकल बार डायग्राम. हॉरिजॉन्टली रहा तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. पाई डायग्राम, इसको एंगुलर भी बोलते हैं. पाई मालूम है ना, एप्पल पाई से आया था, बराबर है. सो सर्कुलर बार डायग्राम represented the whole and its parts. Total value is represented by circle. ठीक है ना एवरीवन. कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स. तो अलग अलग सेक्टर थ्रू गाइस इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है. अदर नेम क्या है इसका, एंगुलर डायग्राम. सो अनदर नेम ऑफ पाई डायग्राम इज एंगुलर. फीचर ऑफ क्या है, तो ये पहले जैसे परसेंटेज वाला 100% में टूट के फिर आगे बढ़ता था, ये वाला 360 डिग्रीज में होगा. तो हमें क्या करना है, डेटा डिवाइडेड बाय टोटल डेटा इंटू 360 करना है, तो इसका एंगल आएगा. रिस्पेक्टिव डेटा डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दैट होल डेटा इंटू 360 करना है, तो आएगा इसका परसेंटेज. कंपोनेंट शोन बाय एंगल्स, डेटा जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेजेस, यूजफुल फॉर शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स एंड होल्स. सो एंगुलर डेटा पाई चार्ट गाइस 360 डिग्री में होगा. पाई डायग्राम इज यूजफुल फॉर शोइंग पार्ट टू होल रिलेशनशिप. फॉर्मूला फॉर पाई डायग्राम क्या है, कंपोनेंट अपॉन टोटल इंटू 360, जो मैंने अभी आपको बोला, या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला परसेंटेज निकाल इंटू 3.6 कर. परसेंटेज कैसे निकलेगा मालूम है ना सबको, इंटू 100 करके परसेंटेज निकलेगा, इसलिए 360 की जगह पे 3.6 आ गया. आगे एमसीक्यू, टू कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टोटल वैल्यू इज इक्वेटेड टू 360 डिग्री. तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एंड एंगल दिया है उसका, तो 6 से तो 18 डिग्री आ रहा है, 38 तो 90 डिग्री, 48 तो 144. कैसे क्या रहेगा ये सबका टोटल. सो 6/120 इंटू 360 किया है, तो आपका ये पूरा पूरा डेटा आ जाएगा. क्लियर है एवरीवन, कैसे एंगल में कन्वर्ट किया उसके बाद ही सर्कल बनाया है. अब एमसीक्यू पॉइंट में क्या है, इन पाई चार्ट द सम ऑफ ऑल सेक्टर एंगल्स इज 360 डिग्री. याद रहेगा. एडवांटेज क्या है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, समझने में आसान है, कंपैरिजन आसान हो जाता है, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में बहुत बढ़िया है, यूजफुल फॉर इलिटरेट पीपल, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है. एमसीक्यू में मेजर एडवांटेज ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, समझने में आसान, इजी अंडरस्टैंडिंग. लिमिटेशन क्या है इसके, एक्यूरेसी बहुत लो है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड नॉट सुटेबल फॉर डिटेल एनालिसिस. जहाँ पे डिटेल एनालिसिस है वहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी काम का नहीं. एमसीक्यू पॉइंट, मोस्ट एक्यूरेट प्रेजेंटेशन मेथड इज टैबुलेशन बोला जाता है, ना टेक्सचुअल ना ही डायग्रामेटिक. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने पहले क्या देखा, डेटा मतलब क्या. सेकंड इसमें हमने क्या देखा, उसका प्रेजेंटेशन कैसा. अब हम आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी याद है ना अपने को, हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा है. तो एक्स एंड एफ का डेटा था अपने पास, तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी था, कोई एक डेटा कितने बार रिपीट हो रहा है वो रिप्रेजेंट करने वाला ये होता है. सो टैली बार एंड फ्रीक्वेंसी. टेबल कंपोनेंट, अ फ्रीक्वेंसी टेबल हैज 3 कॉलम, वेरिएबल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. हम इस वेरिएबल को बोलते थे एक्स और फ्रीक्वेंसी को बोलते थे एफ. टैली मार्क्स हिडन थे, क्योंकि टैली मार्क्स का ही टोटल एफ होता है. देखते हैं हम इस टॉपिक में. एमसीक्यू पॉइंट, फ्रीक्वेंसी टेबल जनरली कंटेन्स वेरिएबल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, 3 कॉलम्स. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 2 कॉलम लिख के आते हैं. कौन सा, एक्स एंड एफ. एक्स, टैली मार्क एंड एफ, 3 है वो. आगे, वेरिएबल मतलब क्या, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन और ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड वेरिएबल. मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लाइफ में एक्स का कॉलम पूरा का पूरा, बराबर है, क्योंकि वो होता है वेरिएबल, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा आपका फ्रीक्वेंसी का भी टेबल. सो जैसे एग्जांपल एज, हाइट, वेट, इनकम, इंटेलिजेंस, कलर वगैरह सब कुछ. सो एज, हाइट एंड इनकम आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स. टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, जैसे एज, हाइट, वेट, इनकम. वेरिएबल मेजर्ड इन नंबर आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव. वैसे क्वालिटेटिव कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकल, जैसे कलर, रिलीजन, इंटेलिजेंस, हम ये नंबर में नहीं देख सकते, वो क्वालिटी ही है. सो कलर एंड रिलीजन आर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल. टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, continuous variable can take any value within a range, include fraction and decimal.
जैसे हाइट 165.5 सेंटीमीटर है, वेट 50.75 केजी है, एज 18.5 ईयर्स है, तो ये आगे बढ़ते जाता। मेरा एज क्या है, सपोज गाइस 30 ईयर्स, 7 मंथ्स, 3 डेज, कुछ तो भी आवर्स, कुछ तो भी सेकेंड, जा रहा ना, बट ये होता है कंटिन्यूस। समझ रहा है? आगे एमसीक्यू पॉइंट, अ वेरिएबल कैपेबल ऑफ टेकिंग फ्रैक्शन वैल्यू इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। वैसे डिस्क्रीट मतलब क्या, टेक ओनली होल नंबर्स, कैन नॉट टेक फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ कार्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट हमने ऑलरेडी देखा है। डिस्क्रीट वेरिएबल आर ऑल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, इसको क्या बोलता है, डिसकंटिन्यूअस भी बोला जाता है। टैली मार्क्स आप सब लोगों को मालूम है, 1 2 3 4 5 कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो टैली मार्क्स आर जनरली रिकॉर्डेड इन ग्रुप्स ऑफ 5, वो होता है ना 1 2 3 4 एंड 5। इधर वो लाइन थोड़ा सा अलग ही ऐसा है वो, ठीक है। आगे टैली बार्स, वर्टिकल स्ट्रोक्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जर्वेशन, एवरी फिफ्थ टैली इज ड्रॉन अक्रॉस द फर्स्ट 4, ठीक है। सो यहाँ पे 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे। क्लियर है? आगे द फिफ्थ टैली मार्क इज ड्रॉन अक्रॉस द फर्स्ट 4 टैली मार्क्स, याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन occurs. If mark 20 appears 5 times, then frequency of 20 is equals to 5. 20 नंबर ये 5 बार अगर रिपीट हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5। सो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, टैली मार्क्स का टोटल। इन शॉर्ट कोई भी नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एमसीक्यू पॉइंट क्या है, rather frequency distribution, a table showing variable and their frequencies is called frequency distribution. So x और f, remember that x अपना वेरिएबल पूरा का पूरा और उसका टोटल फ्रीक्वेंसी केस में आ जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी बताएगा। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट और ग्रुप दैट इज कंटिन्यूअस। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप रहे, डिस्क्रीट और नेक्स्ट ग्रुप्ड। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स। पहला गाइस वेरिएबल ड्रॉ करो, टैली मार्क्स ड्रॉ करो, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करो, अरेंज वैल्यूज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, मालूम है ना आपको ये, लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू अरेंज कर लो। पुट टैली मार्क्स अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन, काउंट टैली मार्क्स, राइट फ्रीक्वेंसी। ये डेटा को काउंट करो, वेरिएबल लिखो, टैली मार्क्स ड्रॉ करो, उसका टोटल फ्रीक्वेंसी बन गया, उसी की प्रोसीजर बता रहा है। सो एमसीक्यू के लिए गाइस, इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑब्जर्वेशन आर जनरली अरेंज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आ रहा है ना पूरा डेटा, एवरीबॉडी। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म दैट इज रॉ डेटा, डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने से पहले जो हमारे पास डेटा होता है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा रॉ डेटा में। ओरिजिनल अनप्रोसेस्ड डेटा मतलब रॉ डेटा, कंटिन्यूअस सीरीज, व्हेन कंटिन्यूअस वेरिएबल आर अरेंज्ड इन सीरीज, एमसीक्यू पॉइंट में कंटिन्यूअस सीरीज इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज, हाईली इंपॉर्टेंट। क्या बोला जाता है उसे, एक्सक्लूसिव सीरीज। डिस्क्रीट, व्हेन डिस्क्रीट वेरिएबल आर अरेंज इन सीरीज, सीरीज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। एरे, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको बोलते हैं एरे। अरे म्हणायचं नाही, एरे, ठीक है। क्लियर है? एमसीक्यू, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर, एक तो असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, क्या बोलेंगे उसे हम, एरे। असेंडिंग ऑर्डर लोअर से हाईएस्ट तक, ये तो मतलब ये अगर मैंने सिखाया तो डिसेंडिंग मतलब मालूम है ना, असेंडिंग इज लोअर से लेके हाईएस्ट तक, डिसेंडिंग हाईएस्ट। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। नेक्स्ट आ रहा है रेंज, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर इज रेंज। वापिस से और एक बार ये सीखने को आने ही वाला। सो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल लार्जेस्ट 17 है, स्मॉलेस्ट 5 है, तो रेंज 12 का है। नेक्स्ट रेंज इज कैलकुलेटेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लास, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्लास।
सो 1 से 10, 11 से 20, 20 से 30, 21 से 30, ये क्या है? क्लास बोलते हैं इसे। ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्लास। क्लास इंटरवल, द रेंज कवर्ड बाय द क्लास, जैसे 1 से 10, 11 से 20। सो एमसीक्यू पॉइंट में क्या है? 11 से 20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंटरवल। ओके। क्लास लिमिट, लोअर लिमिट स्मॉलेस्ट वैल्यू, अपर लिमिट लार्जेस्ट वैल्यू। सो क्लास मतलब क्या? 11 से 20। लोएस्ट क्या है इसमें? 11, और अपर क्या है? 20। सो इन क्लास 11 से 20, अपर लिमिट कौन सी रहेगी गाइस? 20। वही लोअर लिमिट कौन सी रहेगी? 11। याद रहेगा सबको? क्लास विड्थ, उसके लिए फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू यू माइनस एल, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्लास विड्थ का फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा। क्लास बाउंड्रीज, तो जहाँ पे ट्रू क्लास, सॉरी ट्रू लोअर क्लास, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? अगर आपकी सीरीज कंटिन्यूस नहीं है तो पहले वाले सीरीज का अपर लिमिट, दूसरे वाले सीरीज का लोअर लिमिट, इनका गैप डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा, समझ में आ रहा है? कल भी मैंने ये आपको बताया था। तो लेफ्ट हैंड साइड में गाइस क्या करना पड़ेगा? उसे ऐड करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में उसको लेस करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल रहेगा ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 11 20, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? 11 से 20, ठीक है? या फिर आगे 21 से लेके 30। अब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो मुझे इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनका गैप कितना है? 20 और 21 में 1 का गैप है, 1 डिवाइडेड बाय दो लोग थे तो डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.5। तो मुझे 0.5 का क्या करना पड़ेगा? 20 में ऐड, 21 में से लेस, तब ये जाके इक्वल बन जाता है। सो ट्रू क्लास लिमिट आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज। मिड पॉइंट आपको निकालना आता है, हाइएस्ट माया, सॉरी, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो आपका ये मिड पॉइंट आ जाएगा, उसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं। सो 11 एंड 20, इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा? 15.5। नेक्स्ट, क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। एमसीक्यू के लिए अपना डेटा क्लियर। क्लास मैग्नीट्यूड मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज, दैट इज 30.5 एंड 20.5, दैट इज 10। इसको क्या बोलेंगे हम? क्लास मैग्नीट्यूड। तो क्लास इंटरवल का मैग्नीट्यूड निकलता है। क्लास इंटरवल 10 से लेके 20, तो मैग्नीट्यूड कितने का है? 10 का। आगे, क्लास मैग्नीट्यूड इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्लास बाउंड्रीज। इंक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट बिलोंग्स टू द सेम क्लास, एग्जांपल 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15। तो ये कौन सा है? इंक्लूसिव सीरीज है। इन इंक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन सेम क्लास। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट ऑफ द वन क्लास बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से, ये कौन सी सीरीज है? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, दोनों सीरीज समझे? सो एक्सक्लूसिव सीरीज इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस सीरीज, इसको कंटिन्यूस सीरीज भी बोलता है। इन एक्सक्लूसिव सीरीज 15 बिलोंग्स टू 15 से 20 क्लास। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 15 से 20, अभी वो ऊपर वाले एग्जाम्पल उसने लिया था इसलिए। एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्टली एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, आपके मॉड्यूल में भी आपने पहले से ही टिक मार्क करके रखा है। एमसीक्यू पॉइंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज को क्या करेगा? ऊपर वाले फॉर्मूला को इंटू 100 कर देगा, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। सो एमसीक्यू में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, क्योंकि इंटू 100 हो गया है। बराबर है एवरीवन? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब क्या? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, ठीक है? ऊपर वाले ये तीनों भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दैट इज क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब कुछ समझ में आ रहा है एवरीवन? मुझे भी। लास्ट पार्ट इसका, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाँ, इसमें कुछ थ्योरी ज्यादा है नहीं। क्यों? क्योंकि अपने मॉड्यूल में सारे ग्राफ ही दिए है, तो इसलिए अपने पास ज्यादा कुछ डेटा है नहीं इसका। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा मॉड्यूल से। हाँ, और एक चीज, मॉड्यूल में से रिलेटेड सम दिए भला क्या, 3 4, ये टॉपिक में
तो करना बेटर रहेगा। चलो देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, ये ग्राफिकल आ रहा है। इसके एडवांटेजेस उसी के जैसे है। सो ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड टू प्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा विजुअली। एडवांटेज क्या है? समझने में आसान है, कंपैरिजन आसान हो जाता है, शोज शेप एंड पैटर्न ऑफ द डेटा, डेटा का पैटर्न कैसा है, शेप कैसा है वो, एंड यूजफुल फॉर एनालिसिस, एनालाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मेनली यूज फॉर स्टडिंग शेप एंड पैटर्न ऑफ द डेटा। बराबर है? किसके लिए हम यूज करते हैं ये? शेप्स एंड पैटर्न ऑफ डेटा ढूंढने के लिए। ग्राफ फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। टाइप्स कौन से? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर ऑगिव। ऑगिव वाला वो याद है आपको? आपके मॉड्यूल में भी आपको ऐसा कर्व दिखाई देगा, लेस देन एंड मोर देन वाला, जहां पे सीरीज आ जाएगा वहां पे ऑगिव आ जाएगा, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर ऑगिव। हिस्टोग्राम, a histogram is a graph of continuous frequency distribution represented by adjacent rectangle. So feature क्या है जिसका, इस इन रेक्टेंगल्स में कोई भी गैप नहीं होता है। हिस्टोग्राम इस हिसाब से चलते जाएगा एक्स और वाई एक्सिस पे। ओके, एक्स एक्सिस क्लास इंटरवल है, फिर क्लास बाउंड्रीज, वाई पे क्या रहेगा गाइस? फ्रीक्वेंसी रहेगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये जो रेक्टेंगल रहेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गाइस आगे आगे बढ़ता जाएगा। एमसीक्यू, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम आर एडजेसेंट, उसमें कोई गैप है क्या? बिल्कुल नहीं। इन हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस क्या शो करेगा? क्लास इंटरवल या फिर क्लास बाउंड्रीज, एंड हिस्टोग्राम वाई एक्सिस शो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल, अगर वो अनइक्वल है तो क्या करना पड़ेगा? हाइट ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू फ्रीक्वेंसी, वो जैसे बढ़ेंगे वैसे उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को अपने को देखना पड़ेगा। इन क्लास विड्थ्स, इफ क्लास विड्थ्स आर इक्वल, हिस्टोग्राम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अभी हमने देखा उसका एमसीक्यू। व्हेन क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल, यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, हमने अभी ऊपर के टॉपिक में भी ये देखा था। सो फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला ऊपर वाले टॉपिक में एंड में है। Frequency polygon, a graph obtained by joining the midpoints of the tops of histogram bars. So constructed from histogram, midpoints are joined by straight lines. Okay, straight line through guys, histogram के midpoints जो है वो join कर कर इसे बनाया जाता है। Frequency polygon is obtained by joining midpoints of the histogram bars. Frequency polygon is generally drawn from हिस्टोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यही पे कंसंट्रेशन लूज करने का अपने को गाइस आदत है, क्योंकि एंड एंड में गए ना, बहुत सारा डेटा आ गया है, बस ये आ जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, यस। विजयाच्या वेळी माणसाला बेसावध राहण्याचा श्राप है, लक्षात ठेवा। जब भी कभी आप जीतने वाले हो उसी टाइम कंसंट्रेशन लूज करने का ह्यूमन बीइंग को गाइस श्राप मिला है। ठीक है, तो इसलिए जिस किसी ने भी, आप देखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज इतने सक्सेसफुल बने ही इसलिए कि कोई भी वॉर जीतने के बाद उन्होंने कभी सेलिब्रेशन किया ही नहीं। आप ये कभी भी देखिएगा उनका पूरा हिस्ट्री निकाल के, जिस टाइम वॉर जीता वहां से तो आगे उन्होंने और टेरिटरी एक्सपेंड कर दिया है, रीजन था, समझे? इसलिए गाइस बेसावध होना मत। फ्रीक्वेंसी कर्व, अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्मूथ कर्व इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने से वो डॉट से रिलेटेड गाइज एक फ्री हैंड से कर्व निकाल लेना, ये भी होता है। रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर नेचुरली, सो फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लास्ट दैट इज ऑगिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ याद है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वो बन रहा है। सो जहां पे लेस देन ऑगिव है या फिर मोर देन ऑगिव है, लेस देन वाला कर्व, मोर देन वाला कर्व, ऐसे दोनों भी जहां पर मिलते हैं वो क्या होता है गाइस? मीडियन, याद रखना।
सो ऑगिव इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका ही दूसरा नाम क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कर्व। टाइप्स ऑफ ऑगिव, लेस देन एंड मोर देन वाला। लेस देन मतलब क्या होगा? ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेस देन द अपर क्लास बाउंड्रीज। सो लेस देन ऑगिव यूज फॉर अपर क्लास बाउंड्रीज एंड मोर देन वाला किसके लिए? लोअर क्लास बाउंड्रीज। ये दोनों भी पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट हो गए वहां पे क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, याद रखना, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बता दिया। सो जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे वो मीडियन रहेगा। रिमेंबर दैट। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला बार बार आ जा रहा है, भगवान जाने क्यों। उसके बाद पाई डायग्राम आप सब लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो कंपोनेंट अपॉन टोटल इंटू 360। स्टैटिस्टिकल टेबल, तो क्लास इंटरवल, टाली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज आप सब लोगों को अभी ये भी मालूम है। क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालना है, तो 0.5 ऐड, 0.5 लेस, तो वो कैसे करते हैं वो भी हमने देखा है। क्लियर है एवरीबॉडी? इस प्रकार से अपना ये फर्स्ट नंबर का जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है वो हमने खत्म किया है। ये अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। इतना कीजिएगा, ये नोट्स रेफर कीजिएगा, आपका काम खत्म, मॉड्यूल देखने की भी जरूरत नहीं। देखना है तो खाली डायग्राम्स उसमें से देख लेना एक बार कैसे दिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गाइस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। तो उसके लिए भी प्रॉपर वे में प्रिपरेशन के साथ एक आधा बुक लेके बैठना है, नहीं तो ये नोट्स लेके बैठना है। अगर आप डाउनलोड करके ये लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक में नोट्स रहेंगे, वो डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, सामने रखिएगा और उस पर लिख कर फिर ही पढ़ाई कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आप फेच करेंगे। ओके। चलो, गुड लक फॉर योर स्टडीज गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।